नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीसीए में। उम्मीद करता हूं मैं लाइव हूं और मेरी आवाज जो है वो आप सभी तक पहुंच पा रही है। कैसे हो भाई सब लोग? सुबह सुबह उठ गए हो? बहुत बढ़िया बात है। मैं भी सुबह सुबह उठकर ही इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी कल रात देर हो गई और कल एक अंग्रेजी वाले सर आए हैं, उनको देखिएगा आप लोग। पसंद आते हैं तो बढ़िया है, उनके साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो, एक ऐसी जगह उपलब्ध हो जाए जहां से आपको कहीं जाना ना पड़े, एक विश्वास की परंपरा हम लोग यहाँ पर डेवलप कर सके। लेकिन उसके लिए आपके साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी। करंट अफेयर जो जिसके ऊपर मैं काफी ज्यादा बिलीव करता हूँ, जिसके ऊपर मैं काफी भरोसा करता हूँ कि अगर कुछ नहीं होगा कम से कम लोग करंट अफेयर तो जरूर ही देखेंगे। इसके व्यूज थोड़े से कम हो रहे हैं, तो थोड़ा सा चिंताजनक विषय है। लेकिन इसकी चिंता मैं नहीं करूं, आप करें तो ज्यादा बेटर होगा। मुझे पता है कि आप मेरी चिंताओं को दूर कर देंगे और जरूर इस करंट अफेयर्स को और आगे ले जाएंगे। फिलहाल रीजनिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप ज्वाइन रखें। यहाँ पर आपको क्लासेस की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, लिंक वगैरह आते रहेंगे। पीडीएफ जो है वो आपको डीसीए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वीडियो जो आपका ऐप है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आप डेली करंट अफेयर्स के फोल्डर में जाएंगे, स्टडी मटेरियल पे जाइए, डेली करंट अफेयर्स के फोल्डर में जाइए और वहां पर आपको करंट अफेयर्स की सारी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। अब ये झंझट से मुक्ति मिल गई है। इसके अलावा अगर आप बहुत ही ताकतवर तरीके से रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, ताकतवर तरीके का मतलब ये हुआ कम पैसे में बहुत उम्दा चीजों को पढ़ना चाहते हैं, तो ये मान के चलिए कि अभी ये एक तरह का ऑफर ही है कि ये जो बैच मैंने लॉन्च किया है इसको बहुत कम कीमत पे लॉन्च किया। लेकिन क्वालिटी से समझौता बिल्कुल नहीं है। क्लास जरूर होती है, क्लास में हर वो चीज करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा वीकली टेस्ट का भी प्रावधान है, यानी कि आपको जो चैप्टर पढ़ाए जाएंगे आप उसका टेस्ट भी बाकायदा यहाँ पर देंगे और आपकी रैंकिंग जो है वो एकदम क्लास वाइज आपको पता चलेगी। तो एक ऑफलाइन कोचिंग में जो आपको मजा मिलता है वो सारे मजे आपको यहाँ पर मिलेंगे। किसी भी तरह की समस्या के लिए आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट करेंगे। ऐसा आप शायद ही किसी प्लेटफॉर्म पे पाएंगे कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है आप उससे बात कर पाए अपनी समस्याओं के लिए। आप मुझसे बात कर पाएंगे, ऐप से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए भी आप मुझसे ही बात कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे वहां पर एक चैट रूम आपको मिल जाएगा। उस चैट रूम के जरिए आप डायरेक्ट मुझसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आइए, ये तो रही मेरी मतलब की बातें, अब रही आपकी मतलब की बातें। आपकी मतलब की बातें यानी कि आज का हमारा हेडलाइंस क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की हमारी हेडलाइंस में सबसे पहले जो आ रही है न्यूज वो है कि 16 जून को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। सपोर्टिंग 1 बिलियन पीपल रीच देयर ओन एसडीजी फैमिली रेमिटेंस 2030। याद रखिएगा 2030 तक फैमिली रेमिटेंस जो है उससे जुड़ा हुआ है। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका ने एक नया I2U2 समूह बना लिया है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत 37वें स्थान पर पहुंचा। इकोनॉमी भारत की ग्रो कर रही है। फिनलैंड में पावर नूर्मी खेलों में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में बनाया है नया रिकॉर्ड। मुंबई हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा होगा। मनप्रीत और परमजीत कौर ने 2022 में एशियाई ओशिनिया चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते। स्टील स्लैंग यानी कि स्टील के कचड़े से बनी भारत की पहली सड़क का सूरत में उद्घाटन हो गया। एपीडा ने बहरीन में 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया। आम की 34 किस्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। न्यायमूर्ति बीएस पाटिल को कर्नाटक का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया और भारतीय प्रौद्योगिकी भौतिक विज्ञानी आरती प्रभाकर नियुक्त होंगी यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन की विज्ञान सलाहकार। जिंदगी वही है जो आज हम जी रहे हैं, कल जो जिएंगे वो उम्मीद होगी। कितनी बड़ी बात कितने कम शब्दों में कही गई है ना? ये धरती है माता हमारी, इसकी लीला न्यारी है। समझो तो ये चांदी सोना, ना समझो तो माटी है। तो भगवान भी भाव के भूखे होते हैं, मतलब कहने के सभी बातों का एक अर्थ निकलता है कि होता वही है जो हम मान लेते हैं। अगर आप इस उम्मीद में जी रहे हैं कि कल से हम ये काम करेंगे, कल से हम ये ऐसा करेंगे, कल से हम जाएंगे और एकदम तालाब खोद देंगे, कल से हम जाएंगे एकदम आग लगा देंगे मार्केट में, कल से हम जाएंगे, कल से हम ये कर लेंगे, कभी नहीं आता। जो करना है वो आज अभी करिए। आप में से अक्सर कई लोग, इवन कभी कभी मैं भी, कभी कभी ये सोचता हूं कि आज रात काफी हो गई है, आज काम नहीं करते हैं, कल सुबह कर लेंगे। और पता चलता है कि कल सुबह नींद ही नहीं खुली और वो काम हुआ ही नहीं। तो इसमें नुकसान अल्टीमेटली आपका ही होता है। तो कुछ भी कल पर मत डालिए, जो कुछ भी करना है वो आज ही करिए। अपने जीवन में ये नियम जब आप बना लेंगे तो यकीन मानिए आपको कोई कभी भी पछाड़ नहीं सकता। आप कभी भी पीछे नहीं होंगे किसी से, आप हमेशा आगे जाएंगे। और जिस आदमी को अपने काम की चिंता नहीं होती, सोने की चिंता ज्यादा होती है, उसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आप करते हैं प्रीवियस डे रिवीजन। वीडियो शेयर कर दो, देख क्या रहे हो भाई,
इतने कम लोग देख रहे हो, मतलब हमारी इज्जत की कोई फिक्र ही नहीं है, तुम लोगों को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। चलिए प्रीवियस डे रिवीजन करते हैं। सब मानते हैं कि राहुल सर को और ज्यादा लोगों को देखना चाहिए, पर दिखाते नहीं हो तुम, दिखा तो लोगों को। विश्व पवन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व पवन दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा देश औषधि उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? भांग की खेती को वैध बनाने वाला जो पहला देश बन गया है एशियाई देश, वो है थाईलैंड। जून 2022 को भारतीय रेलवे की भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दी गई है? तो कोयम्बटूर से पहली रेलवे ट्रेन को हरी झंडी दी गई है, गौरव ट्रेन को। जून 2022 में चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतरराज्य एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? तो वह प्रवीण चित्रबेल ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत में पहला ब्लॉकचेन सक्षम यूपीआई सेवा प्रदाता कौन बना है? एक्सपे लाइव। मैक्सिको के लियोन में चल रही IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक कौन बने हैं? तो गुरु नायडू सनापति जो है वो उन्होंने वहां पर स्वर्ण पदक जीता है। कहां पर? मैक्सिको में। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो केरल जो है वो टॉप पर रहा है। इसके अलावा सुरक्षा मित्र परियोजना भी हाल ही में केरल में शुरू की गई है, वाहन से जुड़ी हुई योजना है। जून 2022 में किस दूरसंचार कंपनी ने मेटावर्स में भारत का पहला मल्टीप्लेक्स खोला है? तो वह है भारतीय एयरटेल लिमिटेड। 14 जून 2022 को क्रांति गाथा का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? मुंबई। कहां पर किया है? मुंबई। और अब बारी है आज के करंट अफेयर्स की। आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहली जानकारी है कि अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है। पारिवारिक प्रेषण दिवस का मतलब यह है कि आपकी नौकरी लग जाए, आप अमेरिका में चले जाएं, वहां से जो भी आप पैसा भेजेंगे वो अपने परिवार के लिए भेजेंगे ना, लेकिन वो आप डॉलर में भेजेंगे और वो जो फॉरेन करेंसी है वो भारत में जाएगी, उसके जरिए आपको रुपए मिल जाएंगे। तो फिलहाल ये जो दिवस है, ये जो डे है, ये हर साल मनाया जाता है 16 जून को। कब मनाया जाता है? 16 जून को। सपोर्टिंग 1 बिलियन पीपुल रीच देयर ओन एसडीजी फैमिली रेमिटेंस 2030। इसका मतलब यह है कि 2030 तक जो आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यानी सतत विकास लक्ष्य है, उनको हासिल करने के लिए सभी देशों को प्रयास करना है। और ऐसे में अगर आप बाहर रहकर अपने देश को पैसा भेजते हैं तो ये पैसे का उपयोग वो किसमें कर पाएगा? अंतरराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी खरीदने में कर पाएगा, और इसी से ये जुड़ा हुआ है। फिलहाल अगर आपको याद होगा कि 2021 के दौरान सबसे अधिक पारिवारिक प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला जो देश था वो भारत था। इंडिया कौन सी पोजीशन पे था? इंडिया पहली पोजीशन पे था। काहे में? किस मामले में? तो ये आपका रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में पहले नंबर पर था। अब से आप हो सकता है कि आपसे दूसरा भी पूछ लिया जाए, तो चाइना जो है वो इस कैटेगरी में दूसरे नंबर पर आया था। चाइना जो है रेमिटेंस यानी कि पारिवारिक प्रेषण प्राप्त करने के मामले में दूसरे नंबर पर आया था। तीसरे नंबर पर मैक्सिको था। तीसरे नंबर पर कौन था? मैक्सिको था। पिछली बार भारत को लगभग 87 बिलियन डॉलर की रेमिटेंस प्राप्त हुई थी, यानी कि पारिवारिक प्रेषण प्राप्त हुई थी। आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। तो हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 जून को अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। पहला अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस 2015 में मनाया गया था। यह दिन सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को प्रवासियों की बेहतरी के लिए नीतियां बनाने और प्रेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने पिछले वर्ष के अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस की थीम जारी की रखी है, डिजिटल और वित्तीय समावेशन के माध्यम से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन। ये याद रखना है। इसके अलावा विश्व समुद्री कछुआ दिवस जो है ये हर साल 16 जून को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 16 जून को। यानी कि 16 जून को हम एक और दिन मनाते हैं, और वो कौन सा दिन है? विश्व समुद्री कछुआ दिवस। समुद्री कछुआ दिवस जो है ये भारत में पूरी तरीके से इसका मांस खाना और इसका शिकार करना पूरी तरीके से बैन है। ऑलिव रिडले टर्टल जो है इनकी सबसे ज्यादा नेस्टिंग कहां पर होती है? उड़ीसा में गाहिर माता तट पर होती है। इसके अलावा भारत में केवल 2 जातियां ऐसी हैं जिनको कछुआ खाने पर पाबंदी नहीं है, और वो दोनों जातियां अंडमान में रहती हैं। उन दोनों जातियों का नाम है ओंगमे और कहा गया ओंगे और सोमपेन। ये 2 जनजातियां ऐसी हैं जिनको कछुआ का मांस खाने पर पाबंदी नहीं है। मतलब अगर ये मांस खाएंगे कछुए का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समुद्री कछुओं को बनाए रखने के लिए, समुद्री कछुओं को रिहेबिलिटेट करने के लिए हर साल समुद्री कछुआ दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपसे पूछा था कि मीठे पानी के कछुए यानी कि नदियों में जो कछुए पाए जाते हैं उनके लिए अभी हाल ही में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला गया। रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास केंद्र खोला गया, और ये कहां पर खोला गया है? ये आपका भागलपुर बिहार में खोला गया है। इसको याद कर रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज को पढ़ते हैं। I2U2 ये क्या है? 2 बार आई है इंडिया और इजराइल, और 2 बार यू है यूएई और यूएसए। यूएई से याद आया कि यूएई के वर्तमान समय में जो प्रेसिडेंट है वो है मोहम्मद बिन अल जायद नहयान, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। जिनका डेथ हुआ था वो थे खलीफा बिन जायद अल नहयान। ये जायद बिन अल नहयान जो है ये लगा ही रहता है, ये वो खलीफा थे, ये मोहम्मद है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्योंकि एक दिन बच्चा कह रहा था सर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान तो मर गए हैं, आप उनका प्रेसिडेंट क्यों बता रहे हो यूएई का? हमने भैया मोहम्मद नहीं मरे, खलीफा मरे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इंडिया, इजराइल, यूएई एंड द यूएस, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो I2U2 के नाम से एक समूह बनाया है जिसमें भारत है, इजराइल है, यूएई है और यूएस है। क्यों बनाया? क्योंकि जो बाइडेन ये चाहते हैं कि उनकी नीति जो है वो सर्वत्र फैले और एक तरीके से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को वो और मजबूत करना चाहते हैं। इसकी एक बैठक अभी हाल ही में कहां पर आयोजित होगी? यूएई में आयोजित होगी, जब बाइडेन जो है वो मिडिल ईस्ट के दौरे पर निकलेंगे और यूएई जाएंगे, तो इसकी वहां पर बैठक होगी। हमारे प्रधानमंत्री भी जाएंगे और इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूएसए के राष्ट्रपति आपके जो बाइडेन, यूएई के राष्ट्रपति आपके मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और आपके नफ्ताली बेनेट जो है वो इजराइल के राष्ट्रपति, वो यहां पर जाकर आपस में बातचीत करेंगे। तो जुलाई 2022 में इस समूह का आयोजन किया जाएगा। अभी हाल ही में कुछ ग्रुप काफी चर्चा में रहे, जैसे कि G4 ग्रुप। ये क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट के लिए ये 4 देश जो हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये 4 देश कौन कौन से हैं? एक है ब्राजील, एक है जापान, एक है जर्मनी और एक है अपना वतन मेरा इंडिया। ये 4 देशों का जो समूह है ये उन देशों का समूह है, G4 ग्रुप उन देशों का है जो यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी जगह पक्की करने के लिए ललायित है। यूएनएससी में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी मेंबर होते हैं, 10 अस्थायी मेंबर होते हैं। जो ये 10 अस्थायी मेंबर होते हैं उनमें से 5 को हर 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि उसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी मेंबरशिप मिल जाए, क्योंकि इससे काफी ज्यादा कूटनीतिक फायदे होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर I2U2 ग्रुप आप जरूर याद रखिएगा, I2U2 ग्रुप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा एक और ग्रुप बना था ऑकस, जिसको लेकर के बड़ा लफड़ा हो गया था। ऑकस ग्रुप किसका था? ये ऑस्ट्रेलिया का था, यूके और यूएसए, इन लोगों ने मिलकर के आपस में ग्रुप बना लिया। जर्मनी बड़ा परेशान हो गया था, बड़ी लड़ाई हो गई थी। इसके अलावा क्वाड ग्रुप भी है। क्वाड ग्रुप भारत का कौन सा है? क्वाड ग्रुप में कौन कौन है? इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और कौन है? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ये लोग कौन सा मिलकर अभ्यास करते हैं? ये लोग मालाबार अभ्यास करते हैं। इस बार मालाबार अभ्यास 2 चरणों में आपका आयोजित किया गया था। कितने चरणों में आयोजित किया गया था? 2 चरणों में आपका आयोजित किया गया था। अब क्योंकि हम लोग कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने वाली है या हुई है उनके बारे में चर्चा करते हैं। 12वीं WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मंत्री स्तरीय जो कॉन्फ्रेंस है ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक की अभी हाल ही में सचिवालय जो है वो वहां पर एक बैठक ढाका में आयोजित की गई। ये बिम्स्टेक के 25वें जन्मशती यानी कि 25वें वर्ष यानी कि उसको बिम्स्टेक को बने हुए 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये आयोजित की गई थी। तीसरा वैश्विक ऑर्गेनिक एक्सपो, ये आपका अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। एस्टोनिया ने वर्ल्ड लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज को अभी हाल ही में होस्ट किया था। बेंगलुरु में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी हाल ही में सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इसके अलावा मुंबई जो है इसने भारत के पहले इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया, यानी कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? ये मुंबई में आयोजित हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में 5वें बिम्स्टेक समूह में भाग लिया है और यह प्रश्न अभी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था। इस 5वें बिम्स्टेक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? श्रीलंका कर रहा था। इस 5वें बिम्स्टेक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? श्रीलंका कर रहा था। ये रोटेटरी फॉर्म में चलता है। श्रीलंका के बाद अब अगली जो सम्मेलन होगा, शिखर सम्मेलन होगा, उसकी अध्यक्षता थाईलैंड करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी कि जो आपका उड्डयन मंत्रालय है उसने क्या किया और फिक्की ने मिलकर के विंग्स इंडिया 2022 जो है ये एयर शो होता है, ये कहां पर आयोजित किया गया? ये आपका हैदराबाद में आयोजित किया गया। जर्मनी ने अभी हाल ही में G7
एग्रीकल्चरल मीटिंग, यानी कि जो कृषि मंत्री होते हैं G7 देशों के, उनकी मीटिंग को आयोजित किया। इंडियन ग्लोबल फोरम, यानी कि भारत वैश्विक फोरम, इसका आयोजन अभी हाल ही में बेंगलुरु में किया गया। ये आपका किससे संबंधित था? ये आपका स्टार्टअप से संबंधित था, यानी कि जो भी आपके स्टार्टअप वगैरह होते हैं उनको आगे लाने के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं, इसको हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां पर ओपन किया गया? जेनेवा स्विट्जरलैंड में ओपन किया गया, मतलब वहां पे किया गया। वर्तमान समय में जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही WTO का मुख्यालय है। नकोजी कोंजो इवेला जो है वो वर्तमान समय में आपकी क्या है? इसकी प्रेसिडेंट है। ढाका में बंगाल की खाड़ी के सचिवालय बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक बिम्स्टेक का पहल के लिए अभी वहां पर एक सचिवालय के हिसाब से, मतलब वहां पर एक बैठक का आयोजन किया गया। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो जो है वो नई दिल्ली में शुरू हुआ। एस्टोनिया ने दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी की। बेंगलोर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेमिकॉन इंडिया का सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन मेजबानी मुंबई में हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5वें बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लिया, वहां पर संबोधन किया। अध्यक्षता कर रहा था श्रीलंका। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया। जर्मनी ने G7 के यानी ग्रुप ऑफ 7 के कृषि मंत्रियों की बैठक को अभी आयोजित किया। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? बेंगलुरु में आयोजित किया गया। अब चलते हैं आगे, एक इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। इस इंडेक्स के बारे में बात करें तो वर्ष 2022 के लिए वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? देखिए, पहली बात तो इस सूचकांक को समझिए कि ये कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स होता क्या है। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो होता है ये आपको अन्य जो भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, अन्य देशों की जो भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी तुलना में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कितना तेजी से आगे बढ़ रही है, या कितनी लचीली है, या कितना जर्क सह सकती है, इन सब फैक्टर्स को लेकर के कंक्लूड किया जाता है। तो हाल फिलहाल भारत का जो रैंक आया है वो 37 आया है इस रैंकिंग में। पिछली बार भारत का रैंक 43 था, यानी कि उसको 6 स्थान की छलांग हासिल हुई है। कितने स्थान की छलांग हासिल हुई है? 6 स्थान की छलांग हासिल हुई है। आप यहां पर देख पा रहे हो, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि 37 नंबर पर इंडिया आ गया है। इसमें कुल 69 देशों के ऊपर यह सर्वे किया गया था। फिलहाल इसको आप देख सकते हैं, अब यहां पर ये बड़े फॉर्म में आ गया है। इसमें पहले नंबर पर जो है वो डेनमार्क है, दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है, तीसरे नंबर पे सिंगापुर है, चौथे नंबर पे स्वीडन है, पांचवें नंबर पे हांगकांग है, छठे नंबर पे नीदरलैंड है, सातवें नंबर पे ताइवान चाइना है, आठवें नंबर पे फिनलैंड है, नौवें पे नॉर्वे और 10वें पे यूएसए। जबकि भारत का स्थान इसमें कौन सा है? भारत का स्थान इसमें 37वां है। तो वर्ष 2022 के लिए वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 6 स्थान की छलांग लगाकर 37वें स्थान पर पहुंच गया है। डेनमार्क को शीर्ष स्थान दिया गया है, जबकि स्विट्जरलैंड को दूसरे स्थान पर रखा गया। सूचकांक 63 देशों की सूची है, जिसमें स्विस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट द्वारा संकलित किया गया है। यह पहली बार 1989 में प्रकाशित हुआ था। अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की चर्चा छिड़ी एक बार फिर से। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में याद रखिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है। ये आपका नवंबर 2021 में आया था। तो 94 से 2094 स्थिति थी भारत की 2020 में। 2021 में भारत की स्थिति कितनी हो गई? 101वीं, यानी कि भारत में जो भुखमरी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान आपका 92 नंबर पर है, श्रीलंका 65वें नंबर पर है, नेपाल 76वें नंबर पर है और बांग्लादेश भी 76वें नंबर पर। यानी पड़ोसी देशों में देखा जाए तो भारत में भुखमरी की स्थिति ज्यादा खराब है। और उसकी सबसे बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि जनसंख्या भी भारत की बहुत ज्यादा है। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग याद रखिएगा 101। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इंडेक्स जो अभी हाल ही में चर्चा में रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इन रैंकिंग अभी हाल ही में जारी हुई है। केरल ने इसमें टॉप किया है, यानी कि स्टार्टअप को सपोर्ट करने के मामले में एशिया में किसने टॉप किया है? आपका केरल ने टॉप किया है। NESD यानी कि नेशनल ई सर्विसिंग डिलीवरी असेसमेंट, यानी कि आपकी जो भी ई सर्विसेज है, जो भी आप राज्य में पोर्टल लॉन्च करते हैं, कुछ भी लॉन्च करते हैं, तो वो सबसे अच्छे तरीके से आपके लोगों तक पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही। तो इसके ऊपर एक सर्वे जारी हुआ और इसमें भी किसने टॉप किया था? केरला ने टॉप किया था बड़े राज्यों की कैटेगरी में, जबकि जम्मू कश्मीर ने आपका टॉप किया था केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी में, और आपका छोटे राज्यों की कैटेगरी में मिजोरम और नागालैंड ने टॉप किया था। अंगटाट का मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी हेड कौन है? रेबेका ग्रीनस्पैन इसकी हेड है, और ये कहां की रहने वाली है? कोस्टारिका की रहने वाली है। उन्होंने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी की और बताया कि FDI प्राप्त करने के मामले में, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है, उस मामले में भारत की रैंकिंग कौन सी है? 7वीं है। सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कौन प्राप्त करता है? यूएसए। दूसरे नंबर पे कौन प्राप्त करता है? चाइना। इसके बाद बात करते हैं इंडिया का पोजीशन 2022 के इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में बहुत बुरा था।
180 देशों की सूची में भारत का स्थान 180वां आया है, यानी भारत अंत नंबर पर आया है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट में मुकेश अंबानी ने टॉप किया है, यानी मुकेश अंबानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति आए हैं। आरबीआई ने बैंक नोट सर्वे कराया, जिसमें पता चला कि 100 रुपए का नोट जो है वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं रेदर देन 2000 के रुपए के। फॉर्चून 500 लिस्ट में पता चला कि दुनिया का सबसे महंगा सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? एलन मस्क है। कोलकाता की पहली मेट्रो सिटी, कोलकाता इज द फर्स्ट मेट्रो सिटी, यानी कोलकाता जो है वो पहली मेट्रो सिटी है जिसने अभी डिटेल रजिस्टर प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता पर डिटेल रजिस्टर बनाना शुरू कर दिया है। WEF ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के मुताबिक इंडिया की रैंकिंग जो है वो 54 नंबर पर है। नंबर 1 पर लोग जापान जाना पसंद कर रहे हैं। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में भारतीय एयरफोर्स जो है वो तीसरे नंबर पर है, यूएस और रशिया के बाद। इंडिया ने अभी हाल ही में जर्मनी को पछाड़ करके चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार का दर्जा हासिल किया है। इसके अलावा लियोनेल मेसी ने दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले, मतलब 2022 के दौरान सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले एथलीट की सूची में टॉप किया है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये 8वां स्थान पाया है ग्लोबल लिस्ट में ऑन टाइम परफॉर्मेंस के मामले में, यानी कि सभी फ्लाइट जो है वो समय पर आती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी रही है? 150वीं रही इस साल। और इस सिप्री के ट्रेंड के मुताबिक विश्व में जो सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर कर रहा है भारत, वो तीसरे नंबर पर है, यूएसए और रशिया के बाद। नीति आयोग के स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो गुजरात ने टॉप किया है। एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स यानी कि आपका ऊर्जा एवं पर्यावरण या जलवायु सूचकांक में किसने टॉप किया है? गुजरात ने टॉप किया है। ये आपका हिंदी में स्लाइड है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ आपको ऐप पर उपलब्ध हो ही जाएगी। नीरज चोपड़ा ने पावो नूर्मी गेम्स इन फिनलैंड में कितने मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड उन्होंने 89.30 मीटर का बनाया है, लेकिन वो स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति ने 89.33 मीटर का भाला फेंक दिया था, मतलब 0.03 मीटर आगे फेंका। कितनी गलत बात है। तो नीरज चोपड़ा ने पावो नूर्मी गेम्स इन फिनलैंड में 89.30 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। चोपड़ा का पहले का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 88.07 मीटर था, जो उन्होंने मार्च 2021 में पटियाला में बनाया था। उन्होंने 7 अगस्त 2021 को 87.58 मीटर के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया था। और 7 अगस्त को ही भारत में अब भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। कौन सा दिवस मनाया जाएगा? भाला फेंक दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को ही मनाया जाएगा। नीरज चोपड़ा को अभी हाल ही में परम विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया था, क्योंकि ये सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत है। फिनलैंड के ओलिवर हैंडलर ने 89.83 मीटर, सॉरी मैंने 33 मीटर बोला था, 89.83 मीटर जो है वो फेंक कर स्वर्ण पदक हासिल किया था। किसने किया था? ओलिवर हैंडलर। भारत के किस हवाई अड्डे ने वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड लॉन्च किया है? तो यह छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहां पर है? ये आपका मुंबई में है। और इसने अपनी खुद की एक हाइब्रिड परियोजना लॉन्च कर ली है, मतलब पवन ऊर्जा के जरिए भी बिजली बनाएंगे और सौर ऊर्जा के जरिए भी बिजली बनाएंगे। कुछ ज्ञान मुझे याद आ रहा है, वो आप ले लीजिए कि भारत का पहला दुनिया का पहला एयरपोर्ट जो सोलर पावर से चलना शुरू हुआ वो था कोचीन एयरपोर्ट। ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट है जो सोलर पावर से चलना शुरू हुआ। पुडुचेरी एयरपोर्ट याद रखिएगा, पुडुचेरी एयरपोर्ट जो है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला एयरपोर्ट है जो 100% सोलर पावर से चला। ठीक है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। कुछ एयरपोर्ट हमारे यहाँ लीज पर है, कुछ एयरपोर्ट हमारे यहाँ प्राइवेट में है, कुछ एयरपोर्ट हमारे एआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आने वाला पुडुचेरी पहला एयरपोर्ट था जो 100% सोलर पावर से चला। कोचीन 2015 में ही सोलर पावर से चलने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना। इसके बाद एक और चीज याद रखिएगा, अभी हाल ही में आपके गौतम अडानी जो है वो क्या करने वाले हैं? गौतम अडानी जैसलमेर में आपका एक हाइब्रिड प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। कहां पर लगाने वाले हैं? जैसलमेर में विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट जो है वो लगाने वाले हैं, और ये एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी होगा। तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने क्या किया कि वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड लॉन्च किया है। इसके साथ ही यह भारत का ऐसा हवाई अड्डा बन जाएगा जिसने अपनी तरह की एक अनूठी हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू की है। परियोजना विंड स्टीम एनर्जी टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से शुरू की जाएगी। एआई के बारे में बात करते हैं। एआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 को की गई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1995 को इसकी स्थापना
की गई थी। वर्तमान समय में संजीव कुमार जो है वो इसके चेयरमैन है। वर्तमान समय में कौन है? संजीव कुमार जो है इसके चेयरमैन है। एयरपोर्ट से याद आया, अभी हाल ही में भारत में एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की जाएगी? ताकि जो वायु से संबंधित खेल है जैसे बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, इनको भारत में लाया जा सके और इनके जरिए रोजगार पैदा किया जा सके। इसके लिए भी हाल ही में भारत की वायु खेल नीति की घोषणा की थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि आपके वर्तमान समय में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। और एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये जो संस्था बनेगी, इसके चेयरमैन कौन बनेंगे? इसके चेयरमैन हमेशा जो भी आपके सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होंगे वही बनेंगे। वर्तमान समय में आपके सिविल एविएशन मिनिस्ट्री यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो सचिव हैं वो है राजीव बंसल। तो राजीव बंसल जो है वो वर्तमान समय में इसके क्या है? सचिव है। ये इसके चेयरमैन बनेंगे किसके? एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, याद रखेगा, कुछ ऐसी जानकारी मुझे याद आ गई। आगे बढ़ते हैं। महिला वर्ग में मनप्रीत कौर और पुरुष वर्ग में किसने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये है परमजीत कुमार। परमजीत कुमार और मनप्रीत कौर ने यहां पर कांस्य पदक जीता है। भारतीय पैरा पावर लिफ्टर्स मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। चैंपियनशिप 15 जून 2022 को दक्षिण कोरिया के प्योंगटेक में आयोजित की गई है। महिला वर्ग में मनप्रीत कौर ने 41 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता, जबकि पुरुष वर्ग में 49 किलोग्राम वर्ग में परमजीत कुमार ने कांस्य पदक जीता है। दोनों के वर्ग याद रखेगा, उन्होंने 41 किलोग्राम, इन्होंने 49 किलोग्राम। प्रतियोगिता कहां पर आयोजित हो रही थी? प्रतियोगिता आपकी आयोजित हो रही थी एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, कोरिया के प्योंगटोक में। कहां पे आयोजित हो रही थी? कोरिया के प्योंगटोक में। आगे चलते हैं। प्रसंस्कृत स्टील स्लैग यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट, जो स्टील बनते हैं तो उससे कुछ लोहा वगैरह बाहर निकलता होगा, उसे स्टील की सड़क बनाई जा रही है। स्टील की सड़क बनाई जा रही है, ये कहां पर बनाई गई है? सूरत में। बना तो पहले दी गई थी बट अब इसका उद्घाटन भी कर दिया गया। तो भारत में पहली स्टील सड़क कहां पर बनी है? ये आपकी सूरत में बनी है। भारत में पहली स्टील सड़क कहां पर बनी है? सूरत में। तो गुजरात में सूरत के संसाधित स्टील स्लैग के लिए सड़क बनाने वाला पहला शहर हो गया है। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामप्रसाद सिंह द्वारा सूरत में स्टील स्लैग का उपयोग करके बनाए गए 6 लेन राजमार्ग का उद्घाटन किया गया। सड़क को सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। सड़कों की बात की जाए तो भारत में जो सड़क है वो सर्वाधिक लंबाई वाले जो राज्य हैं वो क्रमशः महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। यानी कि आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा लंबाई वाली सड़कें आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि अगर ओवरऑल सड़कों को आप जोड़ें, इसमें आपके राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल है, इसमें आपके राजकीय राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे कहा जाता है वो भी शामिल है और ग्रामीण सड़कें भी शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान है। यानी कि NHAI नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NH या नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। प्रांतीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात है। यानी कि स्टेट हाईवे में भी महाराष्ट्र टॉप पर है, लेकिन सेकंड नंबर पर फिर कर्नाटक आ जाता है, गुजरात आ जाता है। जबकि आप नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो सेकंड नंबर पर उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक घनत्व वाला, सड़क घनत्व वाला यानी कि जहां सड़कें बहुत पास पास हैं वो केरल है, एरिया ज्यादा है। 100% पक्की सड़कों से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों वाला राज्य क्या है? केरल। यानी कि यहाँ पर हर एक गांव आपको पक्की सड़क से जुड़ा हुआ मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना मुख्य रूप से भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों को प्रत्येक मौसम में सड़कों से जोड़ने के लिए शुरू की गई थी और ये दिसंबर 2000 में लॉन्च की गई थी। भारत में वर्तमान समय में सबसे लंबा हाईवे आपका NH44 है। NH44 ये भारत का सबसे लंबा हाईवे है जो कि जम्मू कश्मीर से आपका कन्याकुमारी तक को कनेक्ट करता है। इसको पहले NH7 भी कहा जाता था। NH7 NH44 ही है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 8 डे मैंगो फेस्टिवल, ये कहां पर आयोजित किया है? किस देश में? बहरीन में आयोजित किया है। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। और यहां पर आम की लगभग 34 प्रजातियों का प्रदर्शन किया गया। एपीडा की बात की जाए तो एपीडा के वर्तमान समय में जो हेड है यानी कि डायरेक्टर जनरल है, जो चेयरमैन है एपीडा के वर्तमान समय में जो आपके चेयरमैन है वो है M अंगामुथु, डॉक्टर M अंगामुथु, डॉक्टर M अंगामुथु। और तरुण कपूर जो है, तरुण बजाज इसके वो है डायरेक्टर जनरल। तरुण बजाज जो है उसके डायरेक्टर है। ये कौन है? ये चेयरमैन है। एपीडा के चेयरमैन कौन है? M अंगामुथु। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 13 जून 2022 को बहरीन में 8 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ किया।
इसे भारतीय दूतावास और अल जजीरा समूह के सहयोग से लॉन्च किया गया था। यह फेस्टिवल भारतीय आमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोजने के लिए एपीडा की नई पहल का हिस्सा है। महोत्सव में भारतीय आमों की 34 किस्मों को प्रदर्शित किया गया है। एपीडा के बारे में हम लोग ने बात कर ही ली है। 13 फरवरी 1986 को इसका गठन किया गया था। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। हेड कौन है? डॉक्टर एम अंगा मुथु, चेयरमैन है। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में कर्नाटक के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 जनवरी 2014 में आपका ये पास हुआ था लोकपाल का बिल, और इस तरह से पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष जो है वो भारत के पहले लोकपाल बनाए गए थे। अभी उनका कार्यकाल पूरा हो गया, तो उनकी जगह प्रदीप कुमार मोहंती को एक्स्ट्रा प्रभार दिया गया है। प्रदीप कुमार मोहंती, केंद्र में आपके प्रदीप कुमार मोहंती। ये लोकपाल का कंसेप्ट क्यों आया था? लोकपाल का कंसेप्ट इसलिए आया था कि जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं उनमें भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सके। तो याद रखिएगा कि एंटी करप्शन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, यानी कि भ्रष्टाचार निरोधी दिवस, ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कुछ याद करके बताइए। भ्रष्टाचार निरोधी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? भ्रष्टाचार निरोधी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष आपका 9 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 9 दिसंबर को मनाते हैं। फिलहाल बीएस पाटिल जो है वो कर्नाटक के लोकायुक्त बनाए गए हैं। बीएस पाटिल जो है वो कर्नाटक के लोकायुक्त बनाए गए हैं। यूपी में जो आपके वर्तमान समय में लोकायुक्त हैं वो हैं संजय मिश्रा। यूपी में जो लोकायुक्त हैं वो आपके कौन है? संजय मिश्रा। संजय मिश्रा जो है वो यूपी में लोकायुक्त हैं। असीम राय जो हैं, असीम राय जो हैं ये आपके वेस्ट बंगाल में लोकायुक्त हैं। हरीश चंद्र मिश्रा अभी दिल्ली में आए हैं। हरीश चंद्र मिश्रा जो है ये अभी दिल्ली में लोकायुक्त तो बनाए गए हैं। और एस लाल सवता, एस लाल सवता ये आपके मिजोरम में बनाए गए हैं। मिजोरम के लोकायुक्त नियुक्त किए गए। अभी 2 जगह लोकायुक्त नहीं है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, इनकी सीटें वैकेंट चल रही हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपका वैकेंट चल रही है। सी लाल सवता, सॉरी एस नहीं, सी लाल सवता जो है ये मिजोरम के लोकायुक्त है। तो न्यायमूर्ति भीम नागौड़ा संगनगौड़ा पाटिल को कर्नाटक का नया लोकायुक्त तो बनाया गया है। न्यायमूर्ति बीएस पाटिल पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे और लोकायुक्त में नियुक्त होने से पहले उन्होंने उप लोकायुक्त के रूप में भी कार्य किया है। कर्नाटक में लोकायुक्त का पद जो है वो जनवरी से खाली था। कब से खाली था? जनवरी से कर्नाटक में लोकायुक्त का पद जो है वो खाली था। आगे चलते हैं। और विश्वनाथ शेट्टी की जगह ये लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नामित किया है? तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये है आरती प्रभाकर। आरती प्रभाकर नई दिल्ली की रहने वाली हैं और टेक्सास में जाकर इन्होंने पढ़ाई वगैरह की थी और ये बड़ी जो हुई है टेक्सास में ही हुई है। तो हाल फिलहाल इन्हें अपने वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में उन्हें नामित किया है। इसके अलावा एक और है, जो बाइडेन ने अभी हाल ही में इंडियन अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इनका नाम है राधा अयंगर प्लम। राधा अयंगर प्लम को पेंटागन में एक ऊंची पोस्ट दी है। इन्हें अंडर सेक्रेटरी के पद पर रखा गया है, यानी कि अगर सेक्रेटरी एब्सेंट हो गए तो ये काम करें। तो राधा अयंगर प्लम और आरती प्रभाकर, याद रखिएगा इन 2 लोगों का अपॉइंटमेंट कहां पर हुआ है? अभी जो बाइडेन के कैबिनेट में हुआ है। अब बारी है आज के वन लाइनर की। अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून को। जून 2022 में किन 4 राष्ट्रों ने मिलकर I2U2 बनाया? तो पता ही है आपको, इंडिया, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। वर्ष 2022 के लिए वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की स्थिति कितनी है? 37वीं है। नीरज चोपड़ा ने पावोनोर्मी गेम्स इन फिनलैंड में कितने मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? 89.30 मीटर का। भारत के हवाई अड्डे ने वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सोलर मिल को लगाया है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। महिला वर्ग में मनप्रीत कौर और पुरुष वर्ग में परमजीत कुमार ने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। प्रसंस्कृत स्टील स्लैग सड़क पाने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? सूरत। और किस देश में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 8 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया है? बहरीन में। जून 2022 में कर्नाटक के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है बीएस पाटिल। वो कौन है? बीएस पाटिल। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नामित करने जा रहे हैं? आरती प्रभाकर को। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत का संविधान जो है वो अपना पावर कहां से लाता है? तो भारत का संविधान की प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो उसी में लिखा हुआ है हम भारत के लोग। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारत के लोग। सही उत्तर है पल्लवी गौतम। थैंक यू पल्लवी। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉज इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल एंड हैज बीन promulgated the name of the people. This is evident from the preamble which state, "We the people of India do hereby adopt, enact and give to the ourselves this
Constitution. This implies that the direct authority of the people cannot be claimed or usurped by the legislature. Under the Constitution, legislature is a representative body, but people constitute the ultimate sovereign. Thank you. Thank you so much. आगे निम्नलिखित में से किसने शून्यकाल शब्द गढ़ा? शून्यकाल संसद की कार्यवाही के दौरान होता है। प्रश्नकाल, शून्यकाल एक तरीके का होता है। तो शून्यकाल जो टर्म आया था ये किसने दिया था? ये आईएएस का क्वेश्चन है, यानी कि सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के करिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जिन लोगों ने बैच नहीं ज्वाइन किया वो फटाफट से बैच ज्वाइन करें। पीडीएफ जो है वो आपको ऐप पर उपलब्ध होगी डेली करंट अफेयर्स के फॉर्मेट पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा और करंट अफेयर्स का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।